करते हैं अपने फर्स्ट टेक्निकल सेशन में। अशोक जी जी रेडी हो गए हैं। अशोक सर, कैन वी गो अहेड? जी Now I'm inviting Mr. Ashok Jha, founder of the Grow MSME, for their first technical session on agri-finance, banking, and NBFC processes and the ground level execution. Now, sir. जी Ashok. सबसे पहले आप सबको धन्यवाद और आज ढेर सारी बधाई किसान दिवस की। और मैं उसके बाद जो हमारे साथ में सर हैं पांडे सर, उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए और इनका मेंटरशिप तो हमारे पास रहता ही रहता है हमेशा के लिए। और सुनील जी शायद मिस कर गए हैं, पांडे सर आईए को, इस दिल्ली चैप्टर को खास करके पूरे लंबे समय तक सींचते रहे और बड़ा कर दिया उन्होंने आईए का। तो इसके लिए भी हम लोग उनके साथ उनके बैनर तले काम करते रहते हैं, तो हमको उनका पूरा योगदान मिलता रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि मिलता रहेगा। दूसरी बात की गुप्ता सर ने और पांडे सर ने जो बातें रखी यहाँ पे, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। सर ने बोला कि सब मिला जुला के फार्मिंग का जो टेक्नोलॉजी है या फार्मिंग कैसे करें, फिर उसका वैल्यू एडिशन क्या करें, तो सब मिला जुला के अगर कहीं पे कुछ चीजें आती है तो वो आता है फाइनेंस का, पैसे का। हालांकि मेरे बाद गुप्ता सर बताएं ग्रो एमएसएमई इकोसिस्टम में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। हम सब पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस के अलावा सब पे काम कर रहे हैं। फाइनेंस भी कर रहे हैं तो हम तो करते ही रहते हैं, तो फाइनेंस तो हमारा एक पार्ट है ही। तो यहाँ मैंने मतलब जो सोचा कि थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगा, इस पर ओवरव्यू करूंगा कि किसानों के लिए जो फार्मिंग के लिए क्या फंड उपलब्ध है, गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक किस तरह की स्कीम दे पाती है, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा मैं। क्योंकि एग्रीकल्चर, अगर एग्री फाइनेंस का अगर सिंपल मतलब की अगर बात करूं तो यही हो सकता है कि एग्री बेस्ड जो एक्टिविटीज है उसके लिए जो मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड एग्री। और सच्चाई ये है कि जब जिस स्टेट से हम लोग आते हैं, बिहार और यूपी से, वहां मैं देखता हूँ अक्सर, खास करके बिहार की बात करूँ तो वहां पे किसान अभी भी अपना जीविकोपार्जन के लिए ही लगा हुआ है। खेती का मतलब अपना पेट भरने वाली ही बात है, जबकि आज फार्मिंग, एग्रीकल्चर जो है वो केवल खेती नहीं रही है, ये अब एक बिजनेस हो गया है, सप्लाई चेन है हमारे लिए। और हमारी इकोनॉमी का सच पूछिए तो एक ड्राइवर बन चुका है। और अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो आज हम, जैसे गुप्ता सर ने बताया कि इतना बड़ा देश, हम पहले जब कृषि प्रधान देश ही बोलते थे हम अपने देश को, आज भी कृषि प्रधान देश में से ही है हमारा देश। तो 45 to 50% इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। और एग्री मोरलेस 20% के आसपास, 15 से 20% के आसपास जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फार्मिंग सेक्टर में ही है। अगर मैं बात करूं कि एमएसएमई, क्योंकि फार्मिंग के बाद जब वैल्यूएशन की बात आती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एमएसएमई के लिए, तो एमएसएमई और इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर सप्लाई करता है उनका रॉ मटेरियल। कई सारे इंडस्ट्रीज में, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो, आपका टेक्सटाइल कॉटन जूट वाली बात हो, शुगर एडिबल ऑयल हो, या बायोफ्यूल्स हो, पैकेजिंग हो, तो इन सब में एमएसएमई इसके बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते अगर सप्लाई बंद हो जाए फार्मिंग से। दूसरा कंट्रीब्यूटर एक्सपोर्ट में भी हम बहुत बड़ा है फार्मिंग, जैसे राइस का हो, स्पाइसेस का हो, टी कॉफी का हो, कॉटन का हो, इस तरह के बड़े सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं और इससे हमारे पास वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश को मिल जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बावजूद भी हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज इस मामले में करते हैं कि किसान, जैसे सर ने बताया, पांडे सर ने, कि अलग अलग अड़ातियों से, यहाँ से वहां से पैसे लेकर के अपना काम चलाता है और कर्ज के जाल में फंस जाता है। उसी का प्रोडक्ट जब कोई और वैल्यूएशन कर देता है तो लाखों में खेल रहा होता है, लेकिन वो किसान सुसाइड कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? सरकार भी कहती है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों को हम ये सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हम जो अवेलेबल फाइनेंस है उसका नॉलेज उसके पास नहीं है। नॉलेज भी है तो, अगर पता भी है तो कैसे मिलेगा उसको नहीं पता है।
और सर ने इसे बताया कि वैसा होना चाहिए कि सिस्टम जहाँ पे कि आराम से फाइनेंस मिल जाए, एक क्लिक पे मिल जाए, तो वो भी होने वाला है, क्योंकि जब हम डिजिटली हम सब के सब अवेलेबल हो रहे हैं, हमारा पेमेंट यूपीआई के थ्रू आ रहा है, तो ईवेल यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से डिजिटली हमारे को लोन मिल सकता है बड़े आसानी से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर हमारे सबके लिए है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रो में से मैंने चाहा कि इस पे बात करें, हम उस तरफ जाएं, क्योंकि बड़े सारे कंसल्टेंट, बड़े सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उधर ध्यान देते हैं, कम लोग हैं जो एग्री फाइनेंस की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ जा पाते हैं। और आज इंफ्रा बढ़ने के कारण ये हमारा जो कनेक्ट है गांव से, किसानों से, बड़ा आसान हो गया है। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं आपके सामने कि क्या हम फंड हमारे लिए अवेलेबल है, कि जैसे हमने बात करें कि एग्री फाइनेंस में बात कर लिया कि एग्री रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके जो फाइनेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्री फाइनेंस। अब सवाल है कि एग्री फाइनेंस में कवर क्या क्या होता है। तो जो फसल का प्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन, स्टोरेज या वेयर हाउसेस के लिए पैसा, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उससे वैल्यू एडिशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, या फिर कृषि में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और जो एग्री से रिलेटेड और भी एलाइड सर्विसेज हैं उसके लिए इस फंड की जरूरत पड़ती है। मतलब एग्री फाइनेंस सिर्फ एक लोड नहीं होता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अब मैं अगर बात करूं कि जैसे अभी हमारे अतुल जी ने पूछा था सवाल कि क्या स्कीम्स है, उसी पे मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली। तो अगर मैं बात करूं एग्री फाइनेंस की, तो टाइप ऑफ एग्री फाइनेंस की अगर बात करूं तो एक प्री हार्वेस्ट फाइनेंस है। प्री हार्वेस्ट फाइनेंस हम उसको कहते हैं कि फसल होने के पहले का, बीज वाला, बोने का, मतलब जो फसल कटने के पहले की स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड प्री हार्वेस्ट फाइनेंस। उसके लिए जो पैसा मिलता है वो प्री हार्वेस्ट फाइनेंस है। पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस का ठीक अपोजिट हो गया कि फसल कटने के बाद के लिए जो हम फाइनेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस। इंफ्रा, एग्री इंफ्रा में जो लगता है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो हमारा, या फिर ट्रैक्टर हो, या इस तरह के जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। कमोडिटी फाइनेंस जो आप अक्सर देखते हैं कि जो होलसेलर्स होते हैं उनके बाद जो आता है, मतलब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है फार्मिंग, तब तक फार्मिंग है जब तक वैल्यूएडिशन नहीं होता, उसके बाद वो एमएसएमई में कन्वर्ट रहता है। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, फार्मिंग, और जब वो वैल्यूएशन जब वो की बात आती है, दैट इज कॉल्ड एमएसएमई के पास आया था, बिजनेसमैन रहता है, मैंने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश किया है। तो कमोडिटी फाइनेंस होती है, कमोडिटी रहती है, उसके अगेंस्ट में पैसा मिल जाता है। और एक आजकल बड़ा अच्छा प्रोडक्ट चला हुआ एग्री ओडी, मतलब जितना आप इस तरह का ओडी फैसिलिटीज मिल जाती है कि जितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर यूज नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ एग्री फाइनेंस है। इस तरह के फाइनेंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, यानी फसल बोने के पहले जो खर्चे चाहिए उसके लिए फाइनेंस, फसल कटने के बाद उसके लिए फाइनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए फाइनेंस, कम्युनिटी आपका पड़ा हुआ होलसेल कर रहे हैं आप उसके लिए फाइनेंस, और आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए एग्री ओडी की बात आप कर सकते हैं। तो प्री हार्वेस्ट लोन का मतलब हुआ, मतलब प्री हार्वेस्ट लोन इज अ शॉर्ट टर्म एग्री लोन, इट्स गिवन बिफोर क्रॉप सोइंग टू मीट एक्सपेंसेस, जैसे कि सीड्स हुआ, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स आप खरीदते हैं, किसान खरीदता है, लेबर जो लगाता है उसमें, सिंचाई इरिगेशन की बात होती है, जो डीजल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, इस सब के लिए जो फाइनेंस किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्री हार्वेस्ट फाइनेंस। तो बैंक इसके लिए फाइनेंस करती है, इन सब चीजों के लिए फाइनेंस करती है, और इसका रिपेमेंट यूजुअली क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग और सेल के बाद होती है। जब आपका क्रॉप कट जाता है और सेल होता है तब इसका मतलब रीपेमेंट आप कर पाते हैं। उसके पहले तक का, जैसे पांडे सर ने कहा कि उसमें सीजनल होता है, उनके पास उनकी जरूरतें उस समय होती है, तो जरूरतों के लिए उनको मिल जाता है, उसके बाद पेमेंट उसका रिपेमेंट करते हैं। प्री हार्वेस्ट लोन का प्रोसेस की अगर बात करूं तो ये है कि एप्लीकेशन डालता है किसान, लैंड और क्रॉप का डिटेल सबमिट करता है बैंक को,
जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, उसका आधार, पैन जो भी चाहिए होता है, सब सबमिट करता है। उसके बाद से बैंक उसको इवेल्युएट करता है, लैंड की साइज देखता है, टाइप किस तरह का फसल है उसको देखता है, स्केल क्या है फार्मिंग का वो देखता है, पहले कुछ लोन लिया हुआ है अगर उसका तो उसको रिपेमेंट देखता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी देखता है और क्या एलिजिबल है, गवर्नमेंट के अंदर कोई स्कीम्स है या इंटरेस्ट सब्सिडी है, उसके तहत उस लोन को सैंक्शन करता है और सैंक्शन के बाद वो केसीसी लिमिट की तरह या अन्य लिमिट के रूप में उसको डिस्बर्स करता है। तो प्री हार्वेस्ट फाइनेंस क्लियर है कि प्री मतलब पहले, हार्वेस्ट के पहले वाला फाइनेंस उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और इसका प्रोसेस ये होता है। इसमें अब एक बात आती है कि क्या कोलेट्रल इसमें होता है। तो कोलेट्रल प्री हार्वेस्ट लोन की अगर बात करूं तो स्मॉल अगर लोन्स है तो कोई कोलेट्रल खास होता नहीं उसका। अगर कोलेट्रल की बात करें तो उससे क्रॉप्स जो होता है, फसल होता है, उस पर हाइपोथिकेशन होता है। अगर लिमिट बड़ी है देन आपकी पर्सनल गारंटी होती है, आपके क्रॉप पे चार्ज होता है, और लिमिट बड़ी और बड़ी है, हायर लिमिट है, तो वहां पे बैंक आपसे उम्मीद करता है कि आप लैंड मॉर्गेज करें, इस तरह की चीजों को मॉर्गेज कर दे साथ साथ। तो ये आपने देखा प्री हार्वेस्ट फाइनेंस है क्या, कैसे प्रोसेस होता है, और क्या ये कोलेट्रल की बात इसमें कैसे होती है। जहां रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट रेट इसका कम होता है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट में सबवेंशन देती है, और अगर रीपेमेंट कोई कस्टमर जैसे हम लोग नॉर्मल लोन में करते हैं अगर आराम से पहले करता है तो जाहिर सी बात है बैंक उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देने की बात करती है। टेनर की बात करें कितने समय के लिए होता है, तो ये लगभग सीजनल है, चूंकि तो 6 से 12 महीने की बात होती है। नॉर्मल फसल जिस समय में कट जाते हैं, और रिपेमेंट जैसे मैंने बताया पहले कि ये फसल कटने के बाद होती है, बुलेट में होती है या सिंगल इंस्टॉलमेंट में आप उसको पेमेंट कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा प्री हार्वेस्ट फाइनेंस की बातें हैं, जो फसल कटने के पहले तक के फाइनेंस हम उपलब्ध है, बैंक इसको दे सकती है अपने किसानों को। अब बात होती है कि व्हाट इज द पोस्ट हार्वेस्ट लोन। तो सर पोस्ट हार्वेस्ट लोन इज अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन, इट्स प्रोवाइडेड आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब व्हेन द क्रॉप इज रेडी बट द फार्मर और एग्री बिजनेस वांट सम स्टोरेज, मान लीजिए कि आपने आपका हार्वेस्ट कट गया है, आप स्टोर करना चाहते हैं प्रोडक्शन को, आपने जो प्रोड्यूस किया है, क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे, अभी आलू निकला है और अभी आपने मार्केट में जाके बेच दिया तो सस्ता दिखता है, लेकिन अगर आपने स्टोर कर लिया उसको तो आप डिस्ट्रेस सेल से बच जाते हैं। मतलब आप मजबूरी में नहीं बेचते हैं, बेटर मार्केट, बेटर प्राइस की आप इंतजार कर लेते हैं, इसके लिए आप अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए आपका पोस्ट हार्वेस्ट लोन मिलता है, और इसका भी रिपेमेंट की अगर बात करें तो आप जब प्रोडक्ट को बेचते हैं उस समय आपको रिपेमेंट इसका करना पड़ता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लोन का प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से करते हैं, वेयर हाउस रिसिप्ट के बेसिस पे फाइनेंस हो जाती है। आपने किसी वेयर हाउस में सामान को रखा हुआ है, उसका रिसिप्ट दिया, उसके ऊपर फाइनेंस हो जाती है। प्लेस करते हैं आप, जो आपका प्रोडक्ट है जो आपने प्रोड्यूस किया हुआ है उसको आपने प्लेस कर दिया। पोस्ट हार्वेस्ट वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाता है, और कोल्ड स्टोरेज फाइनेंस के रूप में भी आपको पैसे मिल जाते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है इसका, सेम होता है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स का वेरिफिकेशन होता है पहले, स्टोरेज अप्रूव्ड वेयर हाउसेज होने चाहिए आपके, वेयर हाउसेज का रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन होता है, उसके बेसिस पे लोन को सैंक्शन किया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं कोलेट्रल की बात करूं तो बड़ा क्लियर है कि प्राइमरी सिक्योरिटी जो होती है उसकी, वो जो आपने स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट आपके पास में स्टोर के रूप में जो रखा हुआ है वही आपकी प्राइमरी कोलेट्रल होती है। और लैंड या प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। हाँ, इंश्योरेंस जरूर करना पड़ता है आपको, इस अपने जो स्टोरेज में आपने सामान जो रखा हुआ है, अपने प्रोडक्ट को रखा हुआ उसके लिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताते चलूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी लगा था कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए कि ये प्लेज लोन क्या है, प्लेज के बारे में क्या है, ये स्टॉक प्लेज फाइनेंस क्या है। तो मैं बड़ा क्लियर करूँ यहाँ पे कि ये प्लेस लोन है बेसिकली कमोडिटी जो आपकी रखी होती है, तो हम बाद में थोड़ा बात कर लेंगे जब हम कमोडिटी लोन की बात करते हैं तो हम बात कर लेंगे।
ये कंट्रोल्ड बाय बैंक होती है। चलिए मैं पहले आपसे बात करता हूँ, फिर आगे उसको कर लेता हूँ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं हम लोग, तो लॉन्ग टर्म लोन एग्री एसेट्स के लिए चाहिए होता है। आपके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उसके लिए मिल जाता है आपको। आपके स्टोरेज या प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करना है उसके लिए मिलता है। आपकी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना होता है, उसके लिए आपको मिल जाता है लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आपका। इसके प्रोजेक्ट से वेयर हाउसेस हुआ, गोदाम हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ, कोल्ड चेन हुआ, आपकी पैकिंग यूनिट्स हुए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हुए, तो इन बेसिस पे या कस्टम हायरिंग सेंटर्स हुआ, इनके लिए आपको लोन मिलता है। इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन मिल जाता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है आपको, उसका कॉस्ट का एस्टिमेशन करना होता है, और आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। बैंक चेक करता है फार्मर्स का या एफपीओज है उसके या एमएसएमईज का। आप डीपीआर को बनाते हैं, बैंक को सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बैंक उसको इवेलुएट करता है, अप्रेजल डालता है, और लोन आपका सैंक्शन होता है। और स्टेज वाइज, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में आता है, तो स्टेज वाइज आपका डिसबर्समेंट होते रहता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें एग्री इंफ्रा लोन में कौन सी प्राइमरी सिक्योरिटी की बात होती है, तो जो एसेट आपने क्रिएट किया है, जो आपने लिया है, खरीदा है, बनाया है, उसको प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखी जाती है। या कोई लैंड है या प्रॉपर्टी है, उसको भी मॉर्गेज किया जा सकता है, या आपकी पर्सनल या कोई आपकी कंपनी है, इस तरह की उसकी गारंटी भी ली जा सकती है इस तरह के इंफ्रा लोन में, एग्री इंफ्रा लोन में। और ये नॉर्मली थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन होता है, क्योंकि इंफ्रा की बात होती है, तो 7 से 15 साल तक का ये टेन्योर होता है इसमें। इसमें मोरेटोरियम भी होता है कुछ समय के लिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट लगने, आपका प्रोजेक्ट लगने में या स्टोरेज बनने में, आपके कोल्ड स्टोर को बनने में सब टाइम लगता है, तो मोरेटोरियम भी बैंक आपको उपलब्ध कराता है। और आजकल गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी है, एआईएफ बेनिफिट्स भी है, जिसकी हम लोग बात अलग अलग सेशन में आपके साथ करते रहेंगे। अब बात आती है एक कमोडिटी लोन की, जो मैंने बोला था। ये वर्किंग कैपिटल लोन होता है बेसिकली आपकी स्टॉक के अगेंस्ट में, और खास करके ये लोन होता है उन ट्रेडर्स के लिए, होलसेलर के लिए, यानी आपके माल के अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है। तो अवेल कौन कर सकता है इसको? इसको अवेल कर सकता है एग्री ट्रेडर्स या होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, या प्रोसेसर है, जो बल्क में कमोडिटी को डील करता है, जैसे कि मिल्स है, दाल मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं, इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह के लोन की आवश्यकता पड़ती है। और जो कमोडिटी इसमें कवर किया जाता है वो मेनली गेहूं होता है, राइस होता है, मेज होता है, दाल होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, शुगर होता है, स्पाइसेस होता है, कॉटन भी होता है। इस तरह की चीजों को कमोडिटी में कवर किया जाता है। तो पर्पस क्या होता है? वही जो बताया मैंने कि बल्क परचेज आपको करना होता है, स्टॉक को होल्ड करना होता है आपको इसके लिए, और साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो आप इसकी बेसिस पे कर लेते हैं। और ये लोन जो होता है, टाइप्स ऑफ लोन की जो बात मैंने पहले करने की कोशिश की थी, मैं सोचा कि बाद में करूं, दैट इज प्लेज लोन, हाइपोथिकेशन लोन, एंड वेयर हाउस रिसिप्ट फाइनेंस। तो अब मैं बता देता हूं कि क्या है प्लेज लोन में। क्या होता है कि कमोडिटी स्टॉक जो है फिजिकली बैंक के द्वारा कंट्रोल होती है, यानी बैंक अप्रूव्ड वेयर हाउसेज में रहता है। बोरोवर उस स्टॉक को बिना बैंक के परमिशन के मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह के लोन्स को बोलते हैं हम प्लेज लोन बेसिकली, यानी इसमें बैंक का रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब बैंक का इन गुड्स पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो जाहिर सी बात है उसका रिस्क कम होता है वहां पे। और अगर मैं बात करता हूं कि इसमें सिक्योरिटी क्या लेते हैं, तो वही जो कमोडिटी रहती है, तो प्लेस किया रहता है, वही सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल की कोई और आवश्यकता पड़ती नहीं है इसमें। हाँ, इंश्योरेंस जरूर मैंडेटरी होता है इसमें, और इसमें बेसिकली उस जो अमाउंट रखा होता है, कमोडिटी रखी होती है, उसकी 50 से लेके 70% तक का स्टॉक वैल्यू का लोन उसको लिमिट उसको मिल सकती है। खास करके इस तरह का जो ये फाइनेंस है बेसिकली प्राइस सेंसिटिव कमोडिटीज के लिए है बेसिकली। दूसरा है, जैसे बताया हमने कि हाइपोथिकेशन लोन, स्टॉक को हाइपोथिकेशन करके, हाइपोथिकेट करके फाइनेंस करना।
इसका मतलब हुआ कि स्टॉक जो है वो बोरोवर के पास ही रहता है, जो लोन लेने वाला है स्टॉक उसी के पास रहता है, सिर्फ उसके इन्वेंट्री पे बैंक का चार्ज होता है, बैंक का फिजिकल कंट्रोल उस पर नहीं होता है। तो बोरोवर उसको फ्रीली रिप्लेस कर सकता है, स्टॉक को मूव कर सकता है, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है बोरोवर के लिए। और यहाँ पे बैंक का रिस्क भी हाई होता है, इसीलिए बैंक जो है खास करके एस्टेब्लिश्ड या ट्रस्टेड जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी देने की बात करता है, नॉर्मल लोगों को नहीं दे पाता है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हाइपोथेकेटेड जो स्टॉक होता है वही सिक्योरिटी होती है। कई बार चूंकि ये इस तरह का हाइपोथेकेटेड है तो यहाँ पे कई बार बैंक आपसे कोलेक्टर भी मांग देता है, और इंश्योरेंस तो मैंने जैसे बताया उसमें मैंडेटरी होता है, तो यहाँ भी आपके लिए मैंडेटरी होता है उसके लिए। और यहाँ भी 60 से लेकर 75% तक का फाइनेंस बैंक इसके बेसिस पे करता है। तीसरा जो मैंने बताया वो है वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस, इसको WRF कहते हैं। तो WRF बेसिकली WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस के माध्यम से ही होता है। अब ये आप पूछें कि WDRA रजिस्टर्ड क्या है, तो वेयर हाउस के बाद में एक अथॉरिटी होती है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका काम है रेगुलेट करना जहां पे स्टॉक रखा हुआ है गोदामों को। तो उनके रिसीट के बेसिस पे, वेयर हाउस के रिसीट के बेसिस पे लोन सैंक्शन होता है और डिसबर्स होता है। तो ये बेसिकली तीन जो इसमें भी 50 to 75% तक का कमोडिटी वैल्यू का हम लोग फाइनेंस कर पाते हैं इसको। और खास करके ये एग्री ट्रेडर्स जो है या FPOs जो हैं, बड़े फार्मर्स हैं, सीजनल स्टोर करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्राइस एडवांटेज स्ट्रेटजी के रूप में काम करता है ये। तो मैंने बता दिया कि तीनों जो लोन्स हैं कमोडिटी के लिए, 3 तरह के लोन बैंक प्रोवाइड करती है। प्रोसेस में वही है कि असेसमेंट होता है बिजनेस का, और कमोडिटी जो रखा हो उसका असेसमेंट होता है, स्टोरेज को देखते हैं एज पर जो लोन स्कीम है उसके हिसाब से, वेयर हाउसेस को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, वैल्यूएशन करते हैं बैंक, और उसके बाद उसको सैंक्शन करते हैं और एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं। कोलेक्टर जिससे बता दिया आपको कि जहां पे जरूरत है, कहीं पे जहां रिस्क ज्यादा है वहां पे कोलेक्टर की मांग होती है, रिस्क नहीं है तो कोलेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टॉक ही उसका कोलेक्टर बन जाता है। आजकल एक बड़ा ही पॉपुलर प्रोडक्ट आ गया एग्री ओडी प्रोडक्ट। बेसिकली एग्री ओडी का फायदा क्या होता है, ओडी तो नॉर्मल हम लोग लैब के रूप में भी लोग कस्टमर्स को देते हैं, तो ये ओडी जो है ना उन बिजनेसमैन को मिल जाता है जिन बिजनेसमैन के पास में इस तरह की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, और उनके साथ साथ उनके पास में, हालांकि सिर्फ एग्री लैंड पे नहीं मिलता है, इसके साथ साथ उनके पास में कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल लैंड भी होना जरूरी है उसके बेसिस पे। लेकिन फायदा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा होता है। दूसरा कि वो लैब ना लेकर के ओडी के रूप में उनको मिल जाता है, DOD के रूप में मिल जाता है, और इंटरेस्ट सर्व करने की बात जो होती है वो मंथली हो सकता है, क्वार्टर, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे अगर आपका कोई नॉर्मल बिजनेस भी है और आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं और आपका कोई बिजनेस भी है, तो आपके अपने बिजनेस के बेसिस पे, आपके बिजनेस के इनकम के बेसिस पे, उसके कैश फ्लो के बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल सकता है। जो क्रॉप लोन आपने लिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा लिमिट आपको मिल सकता है, जिसको आप चाहे तो अपने बिजनेस में आराम से यूज कर सकते हैं, और उसका फ्लेक्सिबल आपका रिपेमेंट आपके सामने होता है। तो ये सारी चीजें जो है एक फार्मर के लिए, खास करके जो फार्मर हमारा प्रोड्यूस करता है, जो हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए बैठा है उसके लिए, और साथ साथ के बाद जब वैल्यूएशन होकर के MSME के पास आता है तो उनके लिए पूरा का पूरा फंड है। ये पूरी की पूरी एक ओवरव्यू था एग्री फाइनेंस का। मैं समझता हूँ कि शायद मैं आपको बताने में सफल होऊंगा, अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Ashok sir, for explaining agri finance in such a simple and practical manner. अगर आप कहें तो सर एक दो क्वेश्चंस मेरी आदत बन गया है पूछना। हाँ, देख लीजिए, अगर टाइम है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि शायद मैंने पता नहीं टाइम देखा नहीं, और ये ओवरव्यू ही दिया है मैंने एग्री फाइनेंस का, है तो बड़ा ओवरव्यू ले लो अशोक जी का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। सर नमस्कार, अशोक सर, मृगेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार सर। बोल रहे थे कि किसानों की, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बहुत परेशानी होती है लोगों की,
So how can you handhold them? सर एक्चुअल में जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह डिटेल में गुप्ता सर बताएंगे हमारी ग्रो एमएसएमई के बारे में। तो हम लोग ने पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है और हमारी प्रेजेंस लगभग मोर और लेस जितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और जितने सारे हमारे, मैं अगर फाइनेंस की बात करूँ तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं और पीएसयू बैंक हैं, उन सब के साथ हमारी है। अब हमारा कोशिश है कि वहां पे हम किसी न किसी एक बंदे को खड़ा करें जो, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, हम शायद फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास वो तो एसेट हो गया है कि जहाँ पे हम इस लोन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रही बात कि वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, जो रिक्वायरमेंट को लेके आएंगे, तो हम जरूर उसके हिसाब से वहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और तक करेंगे। नहीं, मान लो कि मैं आपको किसान जो 40, 50, 100 जितना भी कहो किसान अब से की एक टीम से आपको या एफपीओज हैं जो वर्क कर रहे हैं इस पे, अगर अवेलेबल कराएं तो कैसे आपकी प्रोसेसिंग क्या है उनको डील करना? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, उसमें वही है असेसमेंट जो मैंने बताया, जो प्रोसेस है हम भी वही करते हैं। पहले हमारा भी क्या होता है कि हम प्री लॉगिन, प्री अप्रोचिंग बैंक, हम पहले उसको एसेस करते हैं अपने लेवल पे, हम उसको फिल्टर करते हैं अपने लेवल पे, और जो समझ आता है कि हाँ किस जगह जाना चाहिए, कौन सी स्कीम इसके लिए अवेलेबल हो सकती है, कौन सा बैंक इसके लिए बेस्ट हो सकता है, वहां हम अप्रोच करते हैं और कर देते हैं। तो वो बेसिकली आपको पता है कि हर का अपना अपना एक मतलब अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स होता है, अलग अलग है। तो जब तक एक बार चीजों को समझते हैं हम लोग, हमारी टीम समझती है, हम उनको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद हम अप्रोच करते हैं। तो इस तरह कोई भी चीजें हो तो आप हमारे तक आप अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम उसको फिल्टर करें, समझें और उस बैंक तक लेके जाएं, उनको प्रोवाइड कराएं उसका, बट कर सकते हैं। सर, तो डू यू हैव एनी सपोर्ट सिस्टम इन बिहार और इन पटना, अराउंड पटना? देखिए, अभी थोड़ा सा पटना तक तो एक आध लोग अभी हुए हैं, लेकिन ऐसे मैं बोलूँ, देखिए मेरे साथ दूसरा, मैं क्या बोला कि एक पार्ट जहाँ पे मैं सर्विसेज दे सकता हूँ वो तो मेरे पास है। अब सर्विसेज चाहिए, इसको हम लोग सर्च कर रहे हैं ताकि वहाँ हमारी टीम हो, हमारे लोग हों जिसके पास आप अप्रोच कर सके। वो हम लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारा यही मतलब मिशन भी है कि रिमोट एरियाज तक पहुँच के जाए, कम से कम हम कैपिटल तक तो जरूर पहुंच के जाए, वहां पे हमारी टीम होगी जहां आप अप्रोच कर सकते हैं, उसको हम प्रमोट भी करें वहां पे। तो ये तो लग रहा है, लेकिन हम हमारी टीम जो कर सकती है वो हमारे पास में अवेलेबल है कि हम वहां से करा सकते हैं, वो हमारे पास में अभी। तो हम जो पटना से लोगों को जोड़ सकें, मतलब इस स्कीम का फायदा उठा सकें, आपके साथ हैंड होल्डिंग प्राप्त कर सकें, इसके लिए मुझे डिटेल्स शेयर कर दें आप पटना वाले जो। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे और उनको हमसे जोड़िए। उनको अगर कुछ प्राइमरी लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उनको समझने के लिए, ताकि उससे फिल्टर करके हमारे पास बात करें, वो भी हम कर सकते हैं वहां पे। अगर नहीं, अगर वैसे ही लेके आते हैं तो हमारी टीम फिल्टर तो कर ही लेगी। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा एक सजेशन है अशोक जी, मेरा एक सजेशन है। बोलो सर, बोलिए। सर, अशोक जी के लिए मेरा सजेशन है, हम लोग अभी जो अप्रोच कर रहे हैं, जो सर्विसेज को फार्मर तक ले जाने के लिए, तो उसमें दो चीजों पे फोकस करना जरूरी है। एक तो यह है कि रूरल बेल्ट में भी एंटरप्रेन्योर्स सेगमेंट में जो लोग हैं उनको, और दूसरा एफपीओज को। एफपीओज का जो 10,000 एफपीओ क्रिएट करने का टारगेट है वो लगभग पूरा होने वाला है। तो 10,000 एफपीओ अभी कंट्री में है, तो मैं समझ रहा हूँ कि एफपीओ एक अच्छा व्हीकल है, एसयूवी समझिए, कि उसमें क्या है, आपको 500, 200, 1000 ऐसे फार्मर्स का ग्रुप काम करता है, और वो फार्मर लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कोई ग्रुप है तो मखाना के ऊपर कर रहा है, कोई ग्रुप होगा लीची के ऊपर कर रहा होगा। तो उसमें क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई सर्विसेज, सपोर्ट, ये सब देने में भी इजी होता है। और दूसरा, एफपीओ एज गुड एज एनी कंपनी। तो आपको पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको एक मतलब लीगल एंटिटी होगी एफपीसी, तो जिससे कि आपके लिए भी इजी होगा लोनिंग करना और उसकी ट्रैकिंग करना
तो मुझे ये आपको ये एफपीओ के ऊपर थोड़ा सर्वे करा के और इनको अपने उसमें ऑनबोर्ड करके इनको हेल्प कर रही है, और वो स्केलेबल भी है, और उसमें डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एक्सपोर्ट और प्लस गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है। इसमें आपका एक बहुत अच्छा क्लिक कर जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। राइट सर, हमारा ना यही है अप्रोच कि हर घर एंटरप्रेन्योर, और ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम इतने बड़े पार्ट को छोड़ देंगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप निकाल के ला नहीं सकते। और सर आपने ठीक बोला, आपके साथ बैठेंगे, आपका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस आपका है, उसको हम देंगे, और कैसे एफपीओ के साथ में हम अप्लाई करेंगे, कैसे उनका जुड़ेंगे, इस बात करेंगे सर। थैंक्स फॉर सजेशन सर, थैंक यू वेरी मच।